लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइसन रेशियो का जो हमने रिलेशन देखा था, उसी में आगे हम सेकंड रिलेशन देखने वाले हैं। सेकंड रिलेशन जो है वो है y इज इक्वल्स टू 2 ईटा ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा ब्रैकेट क्लोज। ये जो है इसमें हम ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, y मतलब कि हमारा यंग मॉडुलस और पॉइसन रेशियो का रिलेशन एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। ये डिफरेंट रिलेशन है। इसमें हमने अभी तक जो हमने फोर्स की बात की थी, यहाँ पर भी फोर्स की बात होगी। वहाँ पर जो हम बॉडी की बात कर रहे थे, बॉडी में हम चारों तरफ से फोर्स लगा के उसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम चेंजेस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर सिर्फ टेंजेंशनल फोर्स लगाया, मतलब शेयर स्ट्रेंथ के लिए फोर्स लगाया, शेयर स्ट्रेस लगाया है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमने ABCD एक पूरा क्यूब ABCDEFGH एक क्यूब कंसीडर किया। उस क्यूब में से हमने सिर्फ एक हिस्से पर एक जो ABCD है उसको हमने स्टेबल रखा, उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते हुए हमने सिर्फ ऊपरी भाग में फोर्स लगाया। जिसको फोर्स लगाने पर उसमें क्या चेंजेस हुए, हमने देखा कि E जो है E डैश पर F डैश पर पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और थीटा एंगल बन रहा है। जो हमने क्यूब लिया था उसकी जो साइड्स की लेंथ थी वो L थी, सारी जो लेंथ है वो L है। और जो यहाँ से E से E डैश जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो E है, स्मॉल e है। F से F डैश जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो E है। मतलब कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है, उसको हमने यहाँ पर E डिस्प्लेसमेंट से बताया है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमने फेस जो CDFEF है गेट डिफॉर्म टू CDF डैश E डैश F डैश में डिफॉर्म हो गया है, तो अब इसमें क्या चेंजेस हुए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं E डैश एंगल की। कौन सा एंगल ले रहे हैं, E डैश एंगल हमने लिया। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमने एंगल लिया है वो बराबर है एंगल है हमारा F डैश, बराबर है हमारे एंगल थीटा के। ठीक, थीटा को अभी तक हम देख रहे थे, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। थीटा को हम शेयर स्ट्रेंथ से बता रहे थे और शेयर स्ट्रेंथ से जब हम बता रहे थे तो हम देख रहे थे कि थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती थी। तो वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगाया हुआ है, शेयर स्ट्रेस लगाने से यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ की। शेयर स्ट्रेंथ कैसे दिख रही है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो एंगल्स दिख रहे हैं उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन कौन से एंगल्स हमने लिए हुए हैं। E डैश F डैश, इसमें हमको थीटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। शेयर स्ट्रेंथ के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था और हमारे पास एंगल्स भी हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल्स के हिसाब से देखें, यहाँ पर दिख रहा है ये बेस है और ये हाइट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E डैश अपॉन ED बराबर होगा F डैश FC के, जो कि क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया कि जो ED है वो L है और L नीचे आएगा जो L है, और EE डैश क्या है अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहां पर नीचे लिखा हुआ है, वहां पर ये EE डैश क्या है, E स्मॉल e। तो हम यहां लिख सकते हैं स्मॉल e को स्मॉल e अपॉन नीचे क्या आ जाएगा L, वो इक्वल होगा थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू आ गया E अपॉन L। ये क्या है, हमारी शेयर स्ट्रेंथ है। क्या है, शेयर स्ट्रेंथ, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। शेयर स्ट्रेंथ आपको पिछले लेक्चर्स देखने होंगे, तभी आपको ये समझ में आएगी शेयर स्ट्रेंथ E अपॉन L कैसे लिया हुआ है। यहाँ पर अभी तक हम E की जगह X लिया करते थे, X अपॉन L लिया करते थे, यहाँ पर मैंने E लिया है, डिस्प्लेसमेंट को E से बताया है। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं इसी में, अगर हमने शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लिया है तो हमको अब क्या करना है, शेयर
स्ट्रेस कैलकुलेट करनी होगी। तो शेयर स्ट्रेस कैसे निकाली जा सकती है? तो शेयर स्ट्रेस के लिए हमने फॉर्मूला अभी तक हमने देखा है कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने पे क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है फोर्स अपॉन एरिया हमने पढ़ा हुआ है। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने देखा यहाँ पर लेंथ है और बॉडी है तो उसमें L इंटू एल यहाँ पर एरिया के फॉर्म में जाएगा, तो L स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, जिसको हम बताते हैं ईटा से। ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेंथ। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेस क्या है हमारा, F अपॉन एल स्क्वायर, और शेयर स्ट्रेंथ को हम थीटा से बता रहे हैं, तो F अपॉन एल स्क्वायर, थीटा क्या हो जाएगा, E अपॉन एल। क्लियर, यही होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो है F अपॉन एल स्क्वायर और थीटा क्या है, E अपॉन एल। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ईटा, मतलब हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने ये बॉडी ली है तो यहाँ पर कंप्रेशन भी हो रहा है और एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो कंप्रेसिव बॉडी कितनी क्या है, कितनी हो रही है, कंप्रेस हो रही है, कितना एक्सपेंशन हो रहा है, वो दोनों हमको निकालना है। तो इंक्रीज कितनी हुई है बॉडी, एक्सपेंशन देखना है, और डिक्रीजमेंट कितना हुआ है। तो दोनों के लिए हम लोगों ने अभी तक अल्फा बीटा की बात की है, तो यहाँ पर हम वापस से अल्फा और बीटा की बात करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, अल्फा बीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने डायगोनल लिया हुआ है और डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या है, डायगोनल जो है वो अभी है जो है DF है, जिसकी लेंथ है L√2, और उसके बाद जो है DF डैश हो जाएगा, जो कि इंक्रीज होने के बाद होता है। अगर हम बात करें इनकी डायगोनल की कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है, कितना कंप्रेस हो रही है बॉडी, तो यहाँ पर हमको एक्सपेंसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी होगी। तो हमारे पास डायगोनल जो है वो क्या है, DF लेते हुए हम चल रहे हैं, DF, और उस पर स्ट्रेस लगा है F अपॉन एल स्क्वायर, ठीक। और इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, तो हमने अभी तक जब भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट की बात की है तो अल्फा बीटा लिया है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं अल्फा, और नेक्स्ट जो डिक्रीजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, DF, स्ट्रेस कितना लगा है, F अपॉन एल स्क्वायर, और डिक्रीजमेंट जो हुआ है वो हुआ है बीटा, ठीक। अब जब इतना हमको मिल गया है एक्सपेंसिव और कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो टोटल कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना डिक्रीजमेंट हुआ है लेंथ में डायगोनल के, तो हम निकाल सकते हैं टोटल। तो DF कॉमन है इंटू F अपॉन एल स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो हमारा आ गया टोटल कितना डायगोनल में लेंथ में चेंज आया है। जब लेंथ में चेंज मिल गया है तो डायगोनल की वैल्यू जो हमें पता है, DF की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली है, DF इज इक्वल टू है L√2, क्या है, L√2। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने अभी हमने बात नहीं की है, हम बात कर लेते हैं उस पर भी। यहाँ पर जो है हमने EF डैश पर की जो EC है उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, वो नॉर्मल है E डैश M, और एक नॉर्मल और हमने ड्रॉ किया है DF डैश डायगोनल पे, वो क्या है, FN डायगोनल यहाँ पे किया है। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं F डैश N। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जब हम ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, पहले लिख लेते हैं FN F डैश। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात होगी तो हमारे पास आ जाएगा FF डैश cos 45, किसके इक्वल होगा, तो हमने अभी तक बात की है, अगर हम जब भी डायगोनल की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा है DF में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो इंक्रीजमेंट हुआ है NF डैश, कितना इंक्रीजमेंट हो गया है, NF डैश, जो FF डैश के बराबर है। तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि DF बराबर है NF डैश के, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास जो लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ है उसके, DF इंटू F अपॉन एल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो हम वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू रखने के बाद हम इसको NF को DF के बराबर लिखते हैं। देखिए DF बराबर है NF डैश के, जो कि क्या है, DF इंटू F अपॉन एल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक।
और अभी हमने निकाला NF बराबर है FF डैश cos 45 के। तो DF की वैल्यू हमारे पास है L√2 F अपॉन L स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, जो हमने DF निकाला है DF NF के बराबर है, तो हम NF की वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं FF डैश cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू L√2 इंटू F अपॉन L स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब जब हमें पता है कि cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2 और FF डैश हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और हमने माना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है FF डैश के लिए। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है E, तो हम वैल्यू पुट करेंगे E cos 45 हो जाएगा 1/√2 और ये हमारे पास है L√2 इंटू F अपॉन L स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब जब रूट जो है कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा L2 F अपॉन L स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर है E। हम साइड चेंज कर दें, हम यहाँ पर E की साइड चेंज कर दें, E बराबर L2 F अपॉन L स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं E अपॉन L2 अल्फा प्लस बीटा और बचा हुआ है F अपॉन L स्क्वायर। इसकी साइड चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ये जो है ये इसकी अपॉन में चला जाएगा F अपॉन L स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा E अपॉन L। अभी तक हमने F अपॉन L स्क्वायर E अपॉन L को वहाँ पर हमने इससे पहले कैलकुलेट किया, क्या लिखा था ईटा, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखते हुए हम यहाँ पे चल रहे थे। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में हम बात करें तो हम इसकी जगह पर हम इसको ईटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आया। जब ये आ गया है तो हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यूज कैलकुलेट की थी, वो आपको पिछले लेक्चर्स में दिखेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुई हैं। वो पॉइसन रेशो और अल्फा लिटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को कैसे रिलेट करते हुए हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। तो हम यहाँ पर ईटा इज इक्वल्स टू अल्फा की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते हैं 1/y, मतलब यंग मॉडुलस से कनेक्ट करते हुए। और हमने एक और वैल्यू निकाली है बीटा की, बीटा इज इक्वल्स टू लिखा था हमने सिग्मा अपॉन y, मतलब यंग मॉडुलस। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट 1/y प्लस सिग्मा अपॉन y। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। अगर हम ये करें तो कुछ साइड चेंज करने पर हमको कुछ वैल्यूज मिल सकती हैं। ये जो हमने निकाला था वो निकाला था 1/y सिग्मा अपॉन y। यहां से ये एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा y/2 1 प्लस सिग्मा, y ऊपर चला जाएगा, बचा हमारे पास ईटा। साइड चेंज करें तो हो जाएगा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल्स टू y। यही प्रूफ करना था हमको। देखिए डेरिवेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट रिलेशन बताया, सेकंड रिलेशन बताया, थर्ड और फोर्थ के लिए आपको ये दोनों लेक्चर्स देखने होंगे और उसके बाद इनको रिलेट करते हुए हमको थर्ड और फोर्थ रिलेशन पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।